नमस्कार छात्रों, प्रभात सर चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रभात सर। आज भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को बहुत सारा शुभाशीष। कोरोना टाइम पीरियड चल रहा है, तो मैंने एक छोटी सी मुहिम शुरू की है कि घर पे रहते हुए हम लोग कैसे आप तक पहुँच सकते हैं, किस तरीके से आपके अध्ययन में आपकी सहायता कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, यानी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से हैं। विशेषकर आर्थिक गतिविधियों के आधार पर हम लोगों ने जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र निर्धारित किए हैं उनके बारे में हम आज इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें हम किन किन सेक्टर्स की बात करेंगे। पहले आर्थिक गतिविधियों के आधार पर 3 क्षेत्रों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, और फिर तृतीयक क्षेत्र के ही और संवर्धित चतुर्थक और पंचम क्षेत्रों की बात भी की जाएगी। उसके बाद में संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद में सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के बारे में भी संक्षिप्त टिप्पणी आपसे बातचीत इस वीडियो के दौरान मैं करूंगा। तो चलिए इस वीडियो के दौरान हम शुरू करते हैं पहला सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि आर्थिक जो गतिविधियां हैं, आर्थिक गतिविधियों के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। ये 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो पहला क्षेत्र है बच्चों इसमें कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र या इसी को हम कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर। कृषि क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्र, क्योंकि कृषि एवं इससे संबंधित क्षेत्र इसका महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए इसको कहा जाता है कृषि क्षेत्र अथवा इसी को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, यानी प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया प्राइमरी सेक्टर। और दूसरा है बच्चों औद्योगिक क्षेत्र। सेकंड कौन सा है? औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र या इसी को हम कहते हैं द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र। ठीक है, क्योंकि इसका संबंध उद्योगों से है इसलिए इसको औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है या सेकेंडरी सेक्टर कहा जाता है। ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र। तो ये हो गया सेकेंडरी सेक्टर। और इसके बाद में हम तीसरा क्षेत्र पढ़ेंगे तृतीयक क्षेत्र या इसको हम कहते हैं सेवा क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, ये कौन सा हो गया? तृतीयक क्षेत्र। और इसके बाद में इस तृतीयक क्षेत्र से ही आगे जब सेवाएं, जो विशेषीकृत सेवाएं आती हैं, तो वहां पे हम पढ़ेंगे बच्चों चतुर्थक क्षेत्र। और फिर इससे भी उच्च विशेषीकृत जो सेवाएं हैं वो है पंचम क्षेत्र। पंचम क्षेत्र की सेवाएं, यानी इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्वाटरनरी सेक्टर और इसमें पढ़ेंगे हम क्यूनरी सेक्टर। इन सब के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। तो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के तहत पहला हम जो क्षेत्र देखने जा रहे हैं वो है प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर। तो चलिए प्राइमरी सेक्टर से तात्पर्य क्या है इसी को हम शुरू करते हैं, फिर एक एक करके पूरे इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र से अभिप्राय क्या है? प्राथमिक क्षेत्र से क्या अभिप्राय है? इसमें वे सभी क्षेत्र शामिल किए जाते हैं जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों से होता है, यानी ऐसे सभी क्षेत्र या ऐसी आर्थिक गतिविधियां जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन या प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण से संबंधित होता है। यहाँ जितनी भी गतिविधियां होती हैं इसके तहत प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में लिया जाता है। इसमें कृषि और कृषि से संबंधित क्षेत्रों को हम शामिल करते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र का मतलब क्या हो गया भाई? ऐसा क्षेत्र जिसमें हमने कुछ नहीं किया, सारा प्रकृति प्रदत्त होता है, प्रकृति से हमें मिलता है, उन सारे क्षेत्रों को हम इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। जैसे इसमें कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो इसको कहा जाता है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। तो जैसे पहला हो गया कृषि, ठीक है। दूसरा आप इसके अंतर्गत हो गया जैसे पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। तीसरा इसके अंतर्गत हो गया वानिकी व बागवानी और मत्स्य पालन।
मत्स्य पालन, ठीक है। उसके बाद में कुक्कुट मुर्गा पालन, मुर्गा पालन उद्योग इसके अंतर्गत हो गया, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग इसमें देखेंगे लठ निर्माण, उसके बाद में खनन, माइनिंग और उत्खनन, ठीक है। ये सारे पार्ट इसके अंतर्गत देखे जाते हैं। जैसे पहला हो गया इसका मुख्य कृषि एग्रीकल्चर, फिर पशुपालन, फिर वानिकी और बागवानी, उसके बाद में फिशरीज या मत्स्य पालन मछली पालन, और कुक्कुट या मुर्गा पालन पोल्ट्री, और उसके बाद में लठ इत्यादि का निर्माण करना, जैसे बड़ी वगैरह बनाई जाती है ना सफेदा के पेट से, और फिर खनन और उत्खनन, माइनिंग और क्वेरिंग। खनन का मतलब हो गया इस तरीके से वर्टिकल खुदाई करना, ठीक है। खनन का मतलब वर्टिकल खुदाई करना, यानी डीप खुदाई करके चीज़ों को जमीन से निकालना। और उत्खनन का मतलब हो गया जैसे ये जमीन की सतह है, इसके अंदर ये खदान बनाई और फिर हॉरिजॉन्टल इस तरीके से खुदाई करना, तो ये हो जाएगा उत्खनन। इसके अंतर्गत वर्टिकल खुदाई होती है, वर्टिकल तरीके से माइनिंग की जाती है, और क्वेरिंग या उत्खनन जो होता है उसमें हॉरिजॉन्टली हम चीज़ों को निकासी के लिए ये खदान बना के करते हैं, जैसे कोयला इत्यादि जब निकाला जाता है तो उसका उत्खनन किया जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र आपके एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब क्या हो गया, ऐसे क्षेत्र जिनका प्रकृति से संबंध है, यानी प्राकृतिक संसाधनों का उत्पादन, उनका निष्कासन, उनसे संबंधित जितनी भी आर्थिक गतिविधियां आती है उन सबको हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। बात सबके क्लियर हुआ? तो चलिए हम देखते हैं द्वितीयक क्षेत्र। देखिए द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है। जैसे हुआ क्या कि प्रारंभ में मानव जो था वो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित कामकाज करता रहा, और धीरे धीरे जैसे जैसे आर्थिक गतिविधियां बढ़ने लगी, तो धीरे धीरे जैसे जैसे आर्थिक गतिविधियां बढ़ने लगी, तो अब वो इन प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों में पूंजी और तकनीक ऐड करने लगा, तो इससे नए प्रकार के उत्पाद बनने लगे। उसको हमने रख दिया द्वितीयक क्षेत्र में, सेकेंडरी द्वितीयक क्षेत्र, ठीक है। द्वितीयक क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र, द्वितीयक या औद्योगिक क्षेत्र, या इसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी द्वितीयक, या इसी को हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है बच्चों। प्राथमिक या जो क्षेत्र है, अब इसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी सेक्टर को। तो इसको ध्यान से समझिए। देखिए ये जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद हैं, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों के साथ क्या जोड़ दिया जाए, पूंजी और तकनीक। यानी प्राथमिक क्षेत्र के जो भी उत्पाद हैं, इन उत्पादों के साथ अगर हम पूंजी व तकनीक जोड़ दें तो वो द्वितीयक क्षेत्र में आ जाएंगे। जैसे इसको ध्यान से समझिए, जैसे ये है बाजरा, राजस्थान से पढ़ा रहा हूं तो बाजरा यहाँ होता है। अगर इसको चक्की से पीस करके आटा बना दिया जाए, ठीक है ना, तो आटा क्या हो जाएगा, द्वितीयक क्षेत्र में, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से जैसे आलू है, ठीक है, तो आलू से अगर चिप्स बना दिया जाए तो वो भी द्वितीयक क्षेत्र में आ जाएगा। इसी तरीके से कपास है, कपास प्राथमिक क्षेत्र का है, इसमें पूंजी और तकनीक जोड़ दिया जाए और कपड़ा बना लिया जाए तो ये द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों के साथ यदि पूंजी और तकनीक जोड़ करके और इनका क्या कर दिया जाए, वैल्यू एडिशन कर दिया जाए, इनका मूल्यवर्धन कर दिया जाए, इनका वैल्यू एडिशन कर दिया जाए या इनका मूल्यवर्धन कर दिया जाए, तो ये द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। बात सबके समझ में आ गया। यानी द्वितीयक क्षेत्र क्या है, द्वितीयक क्षेत्र में उन सभी क्षेत्रों को शामिल किया जाता है जिसके तहत प्राथमिक क्षेत्र को कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को, और इनमें पूंजी तथा तकनीक आदि जोड़ करके इनका वैल्यू एडिशन किया जाता है। तो ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं, द्वितीयक क्षेत्र में आ जाते हैं। यानी एक तरह से इनका प्रोसेसिंग कर दिया जाता है, प्रसंस्करण कर दिया जाता है। तो कच्चा माल तो क्या हो गया, ये एक तरह से रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है,
और इस कच्चे माल के साथ क्या ऐड कर दिया जाता है? तकनीक और पूंजी। प्राथमिक क्षेत्र को किस तरह से यूज किया जाता है? कच्चे माल के तौर पर, ठीक है। इस कच्चे माल में जैसे ही पूंजी व तकनीक जोड़ेंगे तो ये किस में आ जाएंगे? द्वितीयक क्षेत्र में आ जाएंगे। यानी ये जैसे बने हैं ये सारे के सारे सेकेंडरी सेक्टर हैं। तो द्वितीयक क्षेत्र के उत्पाद कौन कौन से हैं या कौन कौन से इसके क्षेत्र हैं? तो चलिए हम देखते हैं द्वितीयक क्षेत्र में। तो द्वितीयक क्षेत्र में जिन चीज़ों को शामिल किया गया है उसमें बच्चों पहला है कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण, दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण, और इसी तरीके से पेयजल, विद्युत तथा गैस आपूर्ति। इसमें कौन कौन सी चीजें हैं? निर्माण, दूसरा है विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग, और तीसरा है जलापूर्ति, चौथा है विद्युत आपूर्ति, और पांचवा है गैस आपूर्ति। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें किसमें आती है? द्वितीयक या औद्योगिक क्षेत्र में। निर्माण यानी इसके अंतर्गत स्थायी वस्तुओं का, स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण किया जाता है, जैसे सड़क का निर्माण करना, बिल्डिंग का निर्माण करना, ब्रिज का निर्माण करना, रेलवे ट्रैक का निर्माण करना, पोर्ट का निर्माण करना। ये सारी चीजें किसमें आती है? ये आती है कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत। और विनिर्माण के तहत क्या होता है? इसमें वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, गुड्स का निर्माण किया जाता है। इसमें तो एसेट्स का निर्माण होता है जो ड्यूरेबल होती है, लंबे समय के लिए जिनका इस्तेमाल होगा। और इसके अंतर्गत जैसे चिप्स बनाना, कपड़े बनाना, ट्यूबलाइट बनाना, मोबाइल बनाना, पंखे बनाना, लैपटॉप बनाना, व्हाइट बोर्ड बनाना, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आएंगी? मैन्युफैक्चरिंग में। तो मैन्युफैक्चरिंग में गुड्स का निर्माण होता है और इसका एरिया बहुत ब्रॉड है। ठीक है, आप जितना सोच सकते हैं वस्तुएं, कितनी वस्तुएं हैं, बात समझ रहे हैं। और इसी तरह जलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति तथा गैस आपूर्ति, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? तो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। हमारी जो इकोनॉमी है, तो अगर हम जीवीए की बात करें तो जीवीए में इस वर्ष 25.8% ये द्वितीयक क्षेत्र का जीवीए में योगदान है, तथा प्राथमिक क्षेत्र का योगदान इस बार जो रहा है ये तो किसका है? सेकेंडरी सेक्टर का है, औद्योगिक क्षेत्र का, औद्योगिक क्षेत्र का। और जो प्राथमिक क्षेत्र है, प्राइमरी सेक्टर, उसका योगदान इस वर्ष रहा है 17.8%। किसमें? जीवीए में, ग्रॉस वैल्यू एडेड के अंतर्गत। बात समझ रहे हैं? इस वर्ष जो 2020-21 वित्त वर्ष रहा उसमें चूंकि कोरोना का काल था तो ये तो घटा है और ये बढ़ा है, बात समझ रहे हैं। और सर्विस सेक्टर जो तृतीयक क्षेत्र है वो इस वर्ष रहा है 54.3%। ये कौन सा है? टर्शियरी सेक्टर, ये है तृतीयक क्षेत्र। बात समझ रहे हैं सभी? ये तृतीयक क्षेत्र, ये प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जीवीए में, और वो है द्वितीयक क्षेत्र का योगदान। बात समझ रहे हैं? ये द्वितीयक क्षेत्र का योगदान है कितना? 25.8 द्वितीयक क्षेत्र, 17.8 प्राथमिक क्षेत्र और 54.3 तृतीयक क्षेत्र। जीवीए 2020 वाला जो वित्त वर्ष है, इकोनॉमिक सर्वे के तहत आपको ये लेटेस्ट डेटा मैंने प्रदान किए हैं। अब इसके बाद में आता है बच्चों तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। तो चलिए उसको भी देखते हैं, उसका क्या मतलब है। देखिए तृतीयक क्षेत्र क्या है? तृतीयक क्षेत्र को कहा जाता है, जैसे इसके नाम से ही आपको एक तरह से इसका अर्थ पता चल जाएगा कि ये सेवा क्षेत्र है। ये क्या है? सेवा क्षेत्र, यानी ये प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्र को अपनी सेवाएं प्रदान करता है, तो इसको तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र इसीलिए कहा जाता है। बात समझ रहे हैं सभी? सेवा क्षेत्र क्या है? ऐसा क्षेत्र जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के उत्पादन के प्रोडक्शन हेतु अपनी सेवाएं प्रदान करता है, तो इसी को बच्चों क्या कहा जाता है? टर्शियरी सेक्टर या तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। बात सभी के समझ में आ गया? ठीक है, तो देखिए तृतीयक क्षेत्र क्या है? ऐसा क्षेत्र जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के वस्तुओं के उत्पादन में अपनी सेवाएं प्रदान करता है।
और इसके जितने ज़्यादा वृद्धि होगी उतना ही प्राइमरी और द्वितीयक क्षेत्र जो है उसका भी उसके उत्पादन में वृद्धि होगी। चूंकि ये सेवा क्षेत्र है, बात समझ रहे हैं, और सेवा क्षेत्र जितना ज़्यादा बढ़ता है उतना ही प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र भी बढ़ता है। या विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन होता है जो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों ही क्षेत्रों के लिए उपयोगी होती है। जैसे कौन कौन सी सेवाएं हैं इसमें, जैसे हो गया व्यापार एवं वाणिज्य, ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। दूसरा हो गया संचार सेवाएं, तीसरा हो गया परिवहन सेवाएं, ठीक है, कम्युनिकेशन, और ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। फिर हो गया बैंकिंग सर्विसेज, बैंकिंग सेवाएं, ठीक है। उसके बाद में बीमा सेवाएं, इंश्योरेंस सर्विसेज, ठीक है। फिर होटल व रेस्टोरेंट सेवाएं, यानी रेस्टोरेंट से संबंधित जितनी भी सेवाएं हैं वो हो गई इसके अंतर्गत। इसके बाद में शिक्षा, एडुकेशन, स्वास्थ्य, ठीक है, शिक्षा, फिर स्वास्थ्य, हेल्थ सर्विसेज, स्वास्थ्य सेवाएं। उसके बाद में रियल एस्टेट, सर्विसेज, और इन सब के लिए चाहिए सुरक्षा, तो उसके लिए चाहिए पुलिस प्रशासन, पुलिस एवं प्रशासन। पुलिस और प्रशासन क्यों चाहिए? क्योंकि पुलिस प्रशासन जो है ये हमें सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। इसी तरीके से अन्य सुरक्षा सेवाएं जो सिक्योरिटी सर्विसेज होती हैं, जैसे आप गार्ड वगैरह देखते हैं ना, इत्यादि भी इसी के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज के द्वारा दी जाने वाली सर्विसेज हैं वो सारी इसके अंतर्गत आती है। इसी तरीके से आप आजकल गाँव में देखते कोल्ड स्टोरेज या वेयर हाउस होते हैं, तो वो भी इसी के अंतर्गत आएंगे। वेयर हाउस जितने भी होते हैं, यानी गोदाम, वेयर हाउस व कोल्ड स्टोरेज, ये जितनी भी सर्विसेज हैं ये सारी की सारी किसके अंतर्गत आती हैं? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। बात सबके क्लियर हुआ? तो सेवा क्षेत्र से क्या मतलब है? सेवा क्षेत्र से अभिप्राय या तृतीय क्षेत्र से अभिप्राय है कि इसके अंतर्गत ये सारी सेवाएं आती हैं और इन सभी सेवाओं का संबंध किससे है? प्राथमिक क्षेत्र तथा द्वितीय क्षेत्र के उत्पादों को ये सेवाएं देते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत मान लीजिए गेहूं, दूध, डेयरी प्रोडक्ट ये सब बनते हैं, ठीक है, तो उनका भी व्यापार और वाणिज्य होता है। किसान को भी संचार चाहिए, किसान के लिए भी परिवहन चाहिए, किसान को भी बैंकिंग सेवाएं चाहिए, किसान को भी बीमा सर्विसेज चाहिए, किसान भी दूसरे राज्य में अगर या दूसरे जिले में बेचने जाता है तो उसको रहने के लिए होटल और खाने के लिए रेस्टोरेंट चाहिए, ठीक है। किसान को भी कौशल और इनके लिए शिक्षा चाहिए, किसान का भी स्वास्थ्य होना चाहिए अच्छा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर सेकेंडरी क्षेत्र की बात करें तो इंडस्ट्री में जो भी गुड्स बनती है उनका भी ट्रेड और कॉमर्स से काफ़ी संबंध होता है, उनको भी कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, उनको भी अपने प्रोडक्ट के लिए मतलब कैपिटल हेतु यानी लोन के लिए बैंकिंग सर्विसेज चाहिए और अपनी जो उत्पाद या कंपनी है उसकी सुरक्षा के लिए बीमा सर्विसेज चाहिए, होटल और रेस्टोरेंट चाहिए इंडस्ट्रियलिस्ट को, उनको भी शिक्षा से बहुत संबंध रखता है। कौशल युक्त श्रमिक तभी बनेंगे जब शिक्षा सेवाएं होंगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ठीक है। और रियल एस्टेट ये निर्माण जो द्वितीय क्षेत्र वाला आता है, ठीक है, जैसे रियल एस्टेट या स्थावर संपदा इसको कहा जाता है। तो रियल एस्टेट का मतलब क्या आ गया? जब कोई मकान बनाया जाता है, ठीक है, बिल्डिंग बनाई जाती है, दैट इज कंस्ट्रक्शन। अब उस मकान को बेचने के लिए जैसे टेलीकॉलिंग होती है, ठीक है, उसमें रजिस्ट्री होती है, बिल्डर के द्वारा जो भी कामकाज किया जाता है वो सारा रियल एस्टेट सर्विसेज के अंतर्गत आता है।
मकानों को बना करके उनको बेचना, ये सारा रियल एस्टेट सेक्टर के अंतर्गत आता है। और पुलिस किसानों को भी चाहिए, सुरक्षा किसानों को भी चाहिए, प्रशासन से किसानों का भी वास्ता होता है, तो द्वितीयक क्षेत्र का भी वास्ता होता है। वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज प्राथमिक क्षेत्र के लिए भी चाहिए और द्वितीयक क्षेत्र के लिए भी चाहिए। तो ये इसीलिए ज़्यादा होता है। द्वितीयक क्षेत्र और प्राथमिक क्षेत्र कम क्यों होते हैं? चूंकि उनका एक लिमिट है, लेकिन वो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतनी ही सेवाओं की मांग ज़्यादा बढ़ेगी, इसलिए तृतीयक क्षेत्र सबसे ज़्यादा गति से इसका विकास हो रहा है। जैसे मैंने आपको अभी जीवीए के भी डेटा दिए, तो उसमें मैंने आपको बताया कि प्राइमरी सेक्टर का योगदान 2020-21 वित्त वर्ष की जो इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार है वो 17.8 योगदान रहा है जीवीए में, और औद्योगिक क्षेत्र या द्वितीयक क्षेत्र का योगदान जीवीए में रहा है 25.8, लेकिन सबसे ज्यादा रहा है सेवा क्षेत्र का जो कि 54.3% है, यानी जीवीए में सबसे ज्यादा योगदान इसी क्षेत्र का है। बात सबके एकदम क्लियर हो गया। तो प्राथमिक क्षेत्र यानी प्रकृति प्रदत्त उत्पादों का उत्पादन या निष्कर्षण, द्वितीयक क्षेत्र मतलब प्राथमिक क्षेत्र को रॉ मेटेरियल के तौर पर मान करके, यानी प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों में पूंजी और तकनीक लगा के उनका वैल्यू एडिशन करना, यानी प्राथमिक क्षेत्र कच्चा माल और उनमें पूंजी तकनीक आदि मिला करके और उनसे उत्पाद बनाना। और तृतीयक क्षेत्र क्या है? ये प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्र को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। इतना सबके क्लियर हो गया। अब जैसे इकोनॉमी का विकास हुआ वैसे वैसे ही कुछ ऐसी सेवाओं का भी डेवलपमेंट हुआ जो इनसे बहुत ज़्यादा हाई स्किल्ड होती हैं, या ऐसी सेवाएं होती हैं जिनमें सामान्यतः बहुत ज़्यादा कौशल और क्षमता का आवश्यकता होती है, इसलिए उनको चतुर्थक और तृतीयक क्षेत्र में बांटा गया। यानी ये उन्नत सेवाएं होती हैं और इन उन्नत सेवाओं को तृतीयक क्षेत्र में ना रख करके और नए क्षेत्र बनाए गए जिनको हमने नाम दिया गया कौन सा? चतुर्थक और पंचम क्षेत्र की सेवाएं। तो देखते हैं ये कौन कौन से हैं चतुर्थक और पंचम क्षेत्र से, क्या अभिप्राय है। तो जरा ध्यान से रखिए, यानी ऐसी सेवाएं जिनमें बहुत ज्यादा आधुनिकता और बहुत ज्यादा उन्नत या कौशल की जरूरत होती है, इनोवेशन और इनकी जरूरत होती है, तो उन सेवाओं को तृतीयक क्षेत्र में ना रख के हमने किस में रख लिया? चतुर्थक क्षेत्र के अंदर रखा गया। ठीक है, तो चौथा हम लोग कहेंगे चतुर्थक क्षेत्र। ठीक है, चौथी जो सेवा क्षेत्र है उसी का ये विस्तार है और इसको हमने चतुर्थक क्षेत्र कहा। ठीक है, क्वार्टनरी सेक्टर। देखिए चतुर्थक क्षेत्र कुछ और नहीं है, ये तृतीयक क्षेत्र का ही विस्तार है। तो चतुर्थक क्षेत्र में ज्ञान आधारित सेवाओं को शामिल किया गया, यानी ये नॉलेज बेस्ड जो सर्विसेज हैं इन सबको इसमें शामिल किया गया है। जैसे इनका संबंध उन गतिविधियों से है जिसमें बहुत ज़्यादा R&D अनुसंधान और विकास की आवश्यकता होती है। इससे संबंधित सेवाओं में बहुत ज़्यादा विशेषीकृत ज्ञान की यानी कौशल की बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। ठीक है, जैसे प्रबंधकीय कौशल होना चाहिए, इसमें विश्लेषणात्मक समझ का इसमें आवश्यकता होती है। तो चतुर्थक क्षेत्र के प्रमुख जो उदाहरण हैं जैसे म्यूचुअल फंड प्रबंधक हो गया, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इसके अंतर्गत शामिल होता है, टैक्स मैनेजमेंट को देखने वाला कर प्रबंधक इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, इसी तरह सांख्यिकी विद या सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गए, ठीक है, ये डेटा एनालिस्ट इत्यादि हो गए। ये सारे जितने भी लोग होते हैं ये चतुर्थक क्षेत्र की सेवाएं होती हैं। बात समझे, यानी तृतीयक क्षेत्र से ज़्यादा विशेषीकृत और प्रबंधकीय क्षमता वाली जो सेवा आती हैं उनको हमने चतुर्थक क्षेत्र में रखा। और कुछ ऐसी सेवाएं भी होती हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान होता है डिसीजन मेकिंग में और अपने क्षेत्र की वो सबसे बड़ी सेवाएं होती हैं, तो उनको हमने रखा पंचम क्षेत्र में। ठीक है, उनको किसमें रखा हमने? पंचम क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? पंचम क्षेत्र में। तो पंचम क्षेत्र यानी क्यूनरी सर्विसेज, क्यूनरी
सेक्टर की सर्विसेज। देखिए बच्चों, पंचम क्षेत्र के अंतर्गत जो सेवाएं हमने रखी हैं, ये शीर्ष स्तर पर निर्णय लेने वाले लोग होते हैं। यानी ये किसी भी क्षेत्र में, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर हो या प्रशासनिक क्षेत्र हो, ठीक है, इस क्षेत्र में वे लोग होते हैं जो निर्णय से संबंधित, शीर्ष स्तर पर निर्णय निर्माण से संबंधित सेवाएं लेते हैं। यद्यपि इनकी सेवाएं बहुत कम होती है, किंतु इनका जो प्रभाव है, इनके डिसीजन का महत्व है, वो बहुत ज़्यादा होता है। बात समझ रहे हैं? नीति निर्माण और नीतियों के क्रियान्वयन तथा निर्णय निर्माण से संबंधित होने के कारण ये लोग तो बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इसके टॉप लेवल के ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, गोल्ड कॉलर सर्विसेज एक तरह से ये होते हैं। बात सभी के एकदम क्लियर हुआ? ये अपने अपने क्षेत्र के उच्च विशेषज्ञ होते हैं। इनके द्वारा डिसीजन मेकिंग की जाती है, निर्णय निर्माण किया जाता है। इसलिए इनका एक निर्णय पूरे के पूरे प्रशासन, पूरे के पूरे संगठन या पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव डालता है। जैसे मुकेश अंबानी है, तो मुकेश अंबानी का काम क्या है? वो डिसीजन लेते हैं कि भाई रिलायंस में क्या होगा, रिलायंस कैसे काम करेगी। ठीक है, इसी तरीके से टाटा या जितने भी अन्य जो बड़े अधिकारी हैं, इसी तरीके से जैसे प्रशासन की बात करें तो एसपी, डीएम ये हो गए। ठीक है, या बड़े जो शोध संस्थान हैं, उनके साइंटिस्ट हो गए। ठीक है, इसी तरीके से जैसे हम बात करें तो इसमें वैज्ञानिक हो गए या कानूनी सलाहकार हो गए। ठीक है, वित्तीय सलाहकार हो गए, सीईओ हो गए, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो कंपनी के होते हैं, वो इस लेवल के ऑफिसर होते हैं, यानी टॉप मोस्ट ऑफिसर होते हैं। और इन अधिकारियों को पंचम क्षेत्र में शामिल किया जाता है। बात सबके एकदम क्लियर हो गया? यानी ये ऐसे लोग हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं और अपने ऑर्गेनाइजेशन के सर्वोच्च अधिकारी ये एक तरह से होते हैं। सबके क्लियर हुआ? अब मैंने जैसे यहाँ पे आपको कहा कि इनको गोल्ड कॉलर कहा जाता है, तो यहाँ पर ये इनका क्या मतलब है जरा देख लीजिए। जैसे जो प्राइमरी सेक्टर है, कृषि क्षेत्र, तो कृषि क्षेत्र में काम करने वाले जो अधिकारी, मतलब अधिकारी तो क्या, कृषि क्षेत्र में काम करने वाले जितने भी कृषक मजदूर होते हैं, उनके काम को रेड कॉलर जॉब कहा जाता है। मेहनत का काम होता है बहुत ज़्यादा इसमें, तो उनको कहा जाता है रेड कॉलर जॉब। और फिर द्वितीय क्षेत्र जो सेकेंडरी सेक्टर होता है, औद्योगिक क्षेत्र, इसके जो श्रमिक होते हैं, इनके द्वारा किए जाने वाले काम को क्या कहा जाता है? ब्लू कॉलर जॉब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लू कॉलर जॉब कहा जाता है। और जो टर्शियरी सेक्टर होता है, तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र में जो काम करते हैं, उनके काम को व्हाइट कॉलर जॉब कहा जाता है। जैसे टीचर का, बैंक में काम करने वाले क्लर्क का, बैंक मैनेजर का, इन सब का काम क्या है? इन सब का काम ये व्हाइट कॉलर जॉब वाले होते हैं। ठीक है, और चतुर्थक और पंचम क्षेत्र में काम करने वाले जो होते हैं, इसको कहा जाता है गोल्ड कॉलर सर्विसेज। क्या होती है? गोल्ड कॉलर सर्विसेज। एक और होता है पिंक कॉलर सर्विसेज। तो देखिए, पिंक कॉलर सर्विसेज वस्तुतः ऐसे काम जो ट्रेडिशनली महिलाओं के होते हैं, ऐसे काम जो ट्रेडिशनली यानी परंपरागत तौर पर किसके हैं? महिलाओं के काम हैं। तो उन कामों के लिए जो काम करने वाले हैं, उनको कहा जाता है पिंक कॉलर जॉब। जरूरी नहीं है कि वे महिलाएं ही हों। जैसे बच्चों को डे केयर सेंटर में पालते हैं, तो वहाँ हो सकता है पुरुष भी काम कर रहा हो। ठीक है, तो ट्रेडिशनली ये काम महिलाओं का है, लेकिन इसको पिंक कॉलर जॉब कहा जाता है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे पिंक कॉलर जॉब हैं जो ट्रेडिशनली होते तो महिलाओं के हैं, लेकिन पुरुष भी उनके कर सकते। रेयरली ऐसे होते कि वो काम पुरुषों द्वारा भी किया जाता है। जैसे इसमें डे केयर का हो गया, या नर्स वाला काम हो गया। ठीक है, या इसी तरह से जैसे घर में खाना वाना बनाने का काम हो गया। तो ये जितने भी काम हैं नॉर्मली महिलाओं के द्वारा परंपरागत तौर पे किए जाते हैं, किंतु इनको पिंक कॉलर जॉब के अंतर्गत रखा जाता है। तो रेड कॉलर यानी कृषि श्रमिक या कृषि क्षेत्र में काम करने वाले, ब्लू कॉलर औद्योगिक क्षेत्र या द्वितीय क्षेत्र में काम करने वाले, व्हाइट कॉलर टर्शियरी सेक्टर में काम करने वाले, और गोल्ड कॉलर का मतलब आपके ये जो चतुर्थक और पंचम क्षेत्र हैं, इनमें काम करने वाले गोल्ड कॉलर होते हैं। और पिंक कॉलर का मतलब ऐसे व्यक्ति जो ऐसे काम करते जो ट्रेडिशनली महिलाओं के काम होते हैं, महिलाओं से संबंधित कामकाज होते हैं।
ठीक है, उनके श्रमिकों को, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, उनको क्या कहा जाएगा, उनको कहा जाएगा पिंक कॉलर जॉब। ठीक है, जैसे ब्यूटी पार्लर, सैलून इत्यादि जितने भी हो गए, ये सारे चीज इसके अंतर्गत आएंगी। तो इतना सबके एकदम क्लियर हो गया। अब इसके बाद में एक दो आपको छोटी छोटी चीजें मैं और बता दूं यहाँ पर। देखिए बच्चों, ये जो हम क्षेत्र पढ़ रहे थे, इन क्षेत्रों में आपने एक क्षेत्र पढ़ा औद्योगिक क्षेत्र। तो यही औद्योगिक क्षेत्रों में मैं आपको 2-3 प्रकार के उद्योग और बता दूं। एक होते कोर इंडस्ट्री, कोर सेक्टर इंडस्ट्री। ठीक है, कोर इंडस्ट्री का मतलब क्या हो गया, कोर क्षेत्र सामान्यतः ये जो कोर इंडस्ट्री है, ठीक है, कोर जो इंडस्ट्रीज हैं, ऐसे क्षेत्र या ऐसे उद्योग होते हैं जिनके डेवलपमेंट होने से अन्य उद्योगों का डेवलपमेंट होता है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था कि ये धुरी होते हैं। बात समझ रहे हैं? ऐसे उद्योग कोर इंडस्ट्री या शीर्ष उच्च उद्योग कहलाते हैं, जिनके विकास से, जिनके डेवलपमेंट से अन्य उद्योगों का विकास होता है। तो कोर इंडस्ट्रीज जो होती हैं, इन कोर इंडस्ट्रीज में कुल 8 उद्योगों को शामिल किया गया है। कुल कितने किए गए हैं टोटल? इसमें 8 क्षेत्रों के उद्योगों को कोर इंडस्ट्री के अंतर्गत शामिल किया गया है। बात सभी के समझ में आ गया ना? ठीक है, तो कोर इंडस्ट्रीज जो है इसमें कौन कौन से हैं? पहले तो होता क्या है कोर इंडस्ट्री? ऐसे उद्योग, कोर इंडस्ट्री ऐसे उद्योग होते हैं जिन उद्योगों के विकास से अन्य उद्योगों का विकास निर्भर करता है। बात सबके एकदम क्लियर हो गया? जैसे इसमें है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत इसके अंतर्गत हो गया। और दूसरा है स्टील। दूसरा कौन सा है? स्टील। अब ये क्यों है जरा आप देखिए, विद्युत का उत्पादन जितना होगा, यानी ऊर्जा का उत्पादन जितना होगा, उतना ही अन्य इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होगा। बाकी उद्योग भी इसी के ऊपर निर्भर करते हैं कहीं ना कहीं। और स्टील का उत्पादन होगा तो देखिए वाहन बनेंगे, मशीनें बनेंगी, कई तरह के इक्विपमेंट स्टील से सीधे सीधे बनते हैं। तो ये क्या हो गए? कोर इंडस्ट्री है। इसी तरीके से जैसे रिफाइनरी प्रोडक्ट, ये क्या हो गए? रिफाइनरी प्रोडक्ट। बात समझ में आ गया सभी के? रिफाइनरी उत्पाद। रिफाइनरी उत्पाद क्या होते हैं? जैसे जहां पर जैसे क्रूड ऑयल गया, उसको मान लीजिए रिफाइनरी में प्रोडक्ट बना करके, और रिफाइनरी से कई तरह के प्रोडक्ट उसमें निकलते हैं, ये रिफाइनरी प्रोडक्ट हो गए। फिर कच्चा या क्रूड ऑयल, ठीक है, चौथा इसमें क्या होगा? क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल। और फिर कोयला, पांचवा क्या हो गया? कोयला। ठीक है, कोयला उत्पादन होगा तो विद्युत बनेगा। कोयले से बहुत सारी इंडस्ट्री में ऊर्जा इत्यादि, विशेषकर तो ऊर्जा के लिए ही कोयले का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में सीमेंट। सीमेंट, देखिए सीमेंट उत्पादन होगा तो सड़कें बनेंगी, रियल इस्टेट सेक्टर, कंस्ट्रक्शन पूरा इसी के ऊपर डेवलप है। ठीक है, मकानों का निर्माण करना है, सड़कों का निर्माण करना है, पार्कों का बाउंड्री या ट्रैक आदि का निर्माण करना है, तो सीमेंट के बिना ये नहीं हो सकता है। और उसके बाद में 7वां है प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। ठीक है, प्राकृतिक गैस, ठीक, इसका भी आज के समय में बहुत महत्व है पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से भी। जैसे हर घरों में प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल हम करते हैं, एलपीजी सिलेंडर जो है, इसी तरह से आजकल सीएनजी से वाहनों का भी संचालन हो रहा है। तो और कई इंडस्ट्री में भी नेचुरल गैस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और लास्ट हो गया उर्वरक, फर्टिलाइजर। ठीक है, ये सारे कोर उद्योग होते हैं। विद्युत, स्टील, रिफाइनरी उत्पाद और क्रूड ऑयल, कोयला, सीमेंट, प्राकृतिक गैस तथा फर्टिलाइजर, उर्वरक, इन सबको हम क्या कहते हैं? कोर इंडस्ट्री कहते हैं। और ये हमारा जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, IIP है,
इसमें भी इनका सबसे ज़्यादा वेटेज होता है आईआईपी के अंतर्गत। आप इन उद्योगों का बात समझ रहे हैं सभी। तो कोर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी होती है, सभी के एकदम क्लियर हो गया। ऐसे उद्योग या ऐसी इंडस्ट्री जिनका उत्पादन होने से, यानी ये सब उत्पाद बनेंगे तो बाकी औद्योगिक उत्पादों का अपने आप ही विकास होगा, या इनके ऊपर ही पूरा इंडस्ट्री आज के समय में डिपेंड है, ऐसा हम कह सकते हैं। फिर एक और आजकल चर्चा में रहता है सनराइज इंडस्ट्रीज। ठीक है, सनराइज इंडस्ट्रीज। देखिए सनराइज इंडस्ट्री मतलब क्या है, तो सनराइज इंडस्ट्री ऐसे उद्योगों को कहा जाता है जो नए प्रकार के उद्योग हैं। ठीक है, हाल ही में जिनकी जो उद्योग शुरू हुए हैं, लेकिन इनकी बढ़ने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसे उद्योगों को बच्चों कहा जाता है सनराइज इंडस्ट्रीज। ठीक है, सनराइज इंडस्ट्रीज, या इनका मतलब क्या है, ऐसे क्षेत्र या ऐसे उद्योग जो शुरू होते ही बहुत ज़्यादा तेजी से इनकी बढ़ने की उम्मीद दिखाई देती है, यानी इनमें ग्रोथ की पॉसिबिलिटी बहुत तेज है और फास्ट गति से इनकी ग्रोथ होगी, जो नए नए सेक्टर हैं। ठीक है, तो इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ऐसे उद्योग हैं जिनमें उच्च वृद्धि दर होती है, बहुत ज़्यादा इनोवेशन यानी नवाचार होता है, और इसमें लोक जागरूकता बहुत ज़्यादा है। ऐसे उद्योगों में निवेशक आसानी से मिल जाते हैं। ऐसे उद्योग होते हैं जिनके लिए रॉ मटेरियल की कोई आवश्यकता नहीं होती, यानी इनको कहीं भी स्टैब्लिश किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि जहाँ रॉ मटेरियल हो वहीं इनको स्टैब्लिश किया जाता है। तो इनकी क्या क्या विशेषताएं हो गई, पहले तो सनराइज इंडस्ट्री का सबको अर्थ एकदम क्लियर हो गया ना भाई। सनराइज इंडस्ट्री मतलब ऐसे क्षेत्र जो नए नए उद्योग है, हाल ही के वर्षों में जिनका डेवलपमेंट हुआ है, या हाल ही के वर्षों में ये इंडस्ट्री अस्तित्व में आई है, लेकिन शुरू होते ही बहुत तेजी से इनकी वृद्धि हुई है और इनकी ग्रोथ आने वाले समय में और तेज होगी। बात समझ गए। जैसे आप ऐसे उद्योग कौन कौन से हैं, तो पहले एक बार इनके हम विशेषताएं समझ ले। यानी इनकी पहली विशेषता क्या है, पहली इनकी विशेषता है उच्च वृद्धि दर, हाई ग्रोथ रेट होती है इनकी, बढ़ने की ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है। और दूसरा है बच्चों सेकंड नवाचार, ये इनोवेशन बेस्ड है, यानी इनमें बहुत ज़्यादा नवाचार, नई टेक्नोलॉजी आदि का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और फिर लोक जागरूकता बहुत ज़्यादा इनमें होती है, लोक जागरूकता इनसे ज़्यादा आती है इन उद्योगों से। ठीक है, और इसके बाद में इनके लिए आसानी से निवेशक मिल जाते हैं, यानी कोई भी इनमें निवेश करना चाहता है तो निवेश फ्रेंडली होते हैं, ये निवेशक आसानी से मिल जाते हैं। और फिर मैंने आपको क्या कहा कि इन उद्योगों के लिए कच्चे माल की जरूरत नहीं है, कि ऐसे उद्योग होते हैं जो कच्चे माल ओरिएंटेड नहीं होते। ऐसा नहीं है कि जहां रॉ मटेरियल इनका पाया जाएगा वहीं खोला जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, यानी कच्चे माल की नजदीकी की जरूरत नहीं है। और इनमें जो श्रमिक होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड होने चाहिए, कौशल युक्त होने चाहिए। बात सबके एकदम क्लियर हो गया। इसको जरा ध्यान से समझ लेना। कच्चे माल की नज़दीकी ज़रूरत नहीं होती है, इसका मतलब क्या है कि भाई ये उद्योग कहीं भी लगाए जा सकते हैं, जरूरी नहीं इनके लिए रॉ मटेरियल जो चाहिए वो वहीं होना चाहिए, इंपोर्ट कर सकते हैं आप। बात समझ रहे हैं। जैसे क्या क्या क्षेत्र हैं, तो इसमें आईटी हो गया, टेलीकॉम सेक्टर हो गया, हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड हो गया, फूड प्रोसेसिंग हो गया, फिशरीज आदि इसके अंतर्गत शामिल हो गई। बात समझ रहे हैं। ये सारे इंडस्ट्री ऐसे हैं जो तेजी से बढ़ रही है। बात समझ रहे हैं। आज आईटी देखिए, जियो अभी अभी आया और कितनी तेजी से इसका ग्रोथ हो गया। टेलीकॉम सेक्टर में वो आज नंबर 1 कंपनी बन गया 4G के अंदर, भारत के अंदर। ठीक है, हेल्थ केयर भी आप देख रहे हैं बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियां भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। और फूड प्रोसेसिंग, आने वाले समय में फूड प्रोसेसिंग का सुनहरा भविष्य है। ये सारी इंडस्ट्री जो है ये क्या है, ये सनराइज इंडस्ट्रीज हैं। अब इन सनराइज इंडस्ट्रीज के आने से
कुछ ऐसी भी कंपनियां हैं जो नवाचार को बहुत ज़्यादा बल नहीं देती है इनोवेशन के ऊपर, और नवाचार नहीं होने से इन सनराइज कंपनियों के कारण उन कंपनियों का निकट भविष्य में उनका अस्तित्व समाप्त हो सकता है या वो डूब सकती हैं। तो ऐसी कंपनियों को कहा जाएगा सनसेट इंडस्ट्रीज। क्या कहा जाएगा? सनसेट इंडस्ट्रीज। बात समझ रहे हैं? तो सनराइज के ठीक अपोजिट हैं ये। सनसेट का मतलब क्या? ऐसी कंपनियां जो सनराइज इंडस्ट्रीज की भांति नवाचार नहीं करती हैं और नवाचार के अभाव में भविष्य में ये डूब सकती है, बंद हो सकती हैं, इनके अस्तित्व को खतरा हो सकता है। तो ये सारी कंपनियां किस में आ जाएंगी? सनसेट इंडस्ट्री के अंतर्गत इनको शामिल किया जाएगा। जैसे एनालॉग वीडियो मेकर हो गया, ठीक है, इसी तरह चमड़ा उद्योग से संबंधित हो गया, और भी बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं। तो ये आपके एकदम क्लियर हो गया। उसके बाद में इसी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में हम दो तीन चीजें आपको और बता देता हूं बच्चों। कुछ होते हैं संगठित क्षेत्र। अक्सर आप सुनते हैं ना संगठित और असंगठित क्षेत्र। तो संगठित और असंगठित क्षेत्र का मतलब क्या है, जरा इसको भी आप समझ लीजिए, ताकि दिमाग में जब भी इस तरह की चीजें आए तो आपको एकदम परेशानी ना हो। तो चलिए जरा देखते हैं अगला क्षेत्र, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, और दूसरा है असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र और दूसरा असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र क्या होता है? तो देखिए, संगठित क्षेत्र का मतलब क्या हो गया? ऐसे क्षेत्र जो उद्योग मंत्रालय के तहत पंजीकृत होते हैं, ऐसे क्षेत्र जो उद्योग मंत्रालय के तहत रजिस्टर्ड होते हैं, तथा ऐसे क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या 10 होती है। ऐसे क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होती है। ऐसे क्षेत्रों में काम करने वाले जो श्रमिक उनको हायर एंड फायर यानी रोजगार से आज भर्ती किया और आज निकाल दिया, ऐसा नहीं होता है। जॉब सिक्योरिटी होता है, उनको पेंशन, बीमा, ये सारी चीजें प्राप्त होती है। पीएफ आदि उनका काटा जाता है ताकि उनको प्रोविडेंट फंड में कंपनियों के द्वारा भी उतना ही निवेश करके भविष्य में उनको मिल सके। तो संगठित क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जिनमें न्यूनतम 10 श्रमिक काम करते हैं और ऐसे उद्योग पंजीकृत होते हैं, तथा यहाँ नियम कायदे होते हैं और नियम कायदों के अनुसार यहाँ पे कामकाज किया जाता है। तथा जो श्रमिक होते हैं, इन श्रमिकों के काम करने की शर्तें तथा सारी चीज़ों का पहले से ही प्रावधान होता है और यहाँ पर श्रमिकों को जॉब सिक्योरिटी प्राप्त होती है। श्रमिकों को एक निश्चित वेतन मिलता है। पुरुष और महिलाओं के वेतन में अंतर नहीं किया जा सकता है। काम करने की जो समय है, घंटे हैं, वो फिक्स होती है। अगर ओवर टाइम काम आप कराते हैं तो इसके लिए उन्हें ओवर टाइम का पेमेंट देना होता है। बात समझ गए सभी? और इस तरीके से इनको भविष्य की चिंता कम होती है या नहीं होती है। जैसे हॉस्पिटल हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, ठीक है, कॉरपोरेट्स हो गए, इनमें काम करने वाले जितने भी क्षेत्र हैं वो सारे संगठित क्षेत्र कहलाते हैं। और दूसरा है बच्चों असंगठित, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। असंगठित क्षेत्र या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। असंगठित क्षेत्र का मतलब ऐसे क्षेत्र जिन संगठनों के या जिन क्षेत्रों का पंजीकरण नहीं हो रखा है। ऐसे क्षेत्र जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, खुद से काम करते हैं या घर पे काम करते हैं, किसी के कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ऑटो ड्राइवर हैं, नर्स, इस तरीके के जितने भी हैं, ये सारे असंगठित क्षेत्र होते हैं। इनके जो उद्योग है, जहाँ ये काम करते हैं, क्षेत्र हैं, उनका कोई पंजीकरण नहीं होता है। यहाँ काम करने वाले जो श्रमिक हैं उनके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता। उनको कभी भी रोजगार से निकाला जा सकता है, कभी भी उनको भर्ती कर लेते हैं जरूरत होती है तो। और यहाँ सामान्यतः पुरुष और महिलाओं के वेतन में भी भेदभाव हो सकता है। बात समझ रहे हैं? यानी पुरुषों को ज़्यादा, महिलाओं को कम वेतन मिल सकता है, ऐसा भी यहाँ पे संभव है। इन क्षेत्रों के अंतर्गत सामान्यतः श्रमिकों का शोषण होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है और यहाँ पर उन्हें किसी भी तरह की सामाजिक आर्थिक सुविधा नहीं होती है। यानी उनको बीमा, पेंशन, हेल्थ क्राइसिस के समय कंपनी या क्षेत्र से किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिलती है।
लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी हमारे देश का लगभग 56% से ज़्यादा जो श्रमिक हैं वो इसी हमारे जो जीडीपी है, नेशनल इनकम है, उसमें 56% तक योगदान लगभग इसी असंगठित क्षेत्र का है। और देश के अधिकांश जो रोजगार हैं वो भी हमें असंगठित क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। बात सबके समझ में आ गया। तो असंगठित क्षेत्र के कल्याण के लिए सरकार द्वारा कई प्रकार की पेंशन योजनाएं, कई प्रकार की सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने वाली योजनाएं प्रारंभ की गई है ताकि इस क्षेत्र के लोगों को भी, इनका भी कल्याण हो सके। तो आशा है आपके समझ में आ गया होगा। संगठित क्षेत्र, इसका मतलब क्या हो गया? ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जो पंजीकृत होते हैं, यानी इन उद्योगों का रजिस्ट्रेशन होता है, इन उद्योगों का पंजीकरण नहीं होता है। पहली चीज क्या है कि इनका रजिस्ट्रेशन होता है जबकि इनका पंजीकरण नहीं होता है, इनका पंजीकरण नहीं होता है। ठीक है। दूसरा अंतर क्या हो गया? संगठित क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा होती है, सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा होती है, जबकि यहां पर सामाजिक सुरक्षा नहीं होती है। सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा नहीं पाई जाती है। बात सबके क्लियर हो गया? अब सामाजिक सुरक्षा से तात्पर्य क्या है? मतलब जैसे पेंशन की इनको कोई प्रावधान नहीं होते हैं, इनको बीमा का कोई प्रावधान नहीं होता है, ठीक है, या मेडिकल कोई सुविधाएं प्राप्त नहीं होती है, और इसके अलावा जॉब सिक्योरिटी भी नहीं होती है। तो इसको हम यही तीसरा बिंदु ले लेते हैं। यहाँ पर एक तरीके से नौकरी या रोजगार की सुरक्षा होती है, जबकि यहां पर जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, यहां पर जॉब सिक्योरिटी नहीं पाई जाती है। जब चाहा हायर कर लिया, जब चाहा फायर कर लिया। बात समझ रहे हैं? और इस वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा शोषण होता है, यहाँ शोषण कम पाया जाता है। यहाँ वेतन चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो बराबर वेतन होगा, यहाँ वेतन में असमानता हो सकती है। बात सबके क्लियर हो गया? ये सामान्यतः ऐसे उद्योग क्षेत्र होते हैं जिनमें कम से कम 10 व्यक्ति काम करें। अब 10 व्यक्ति इनमें भी हो सकते हैं, लेकिन पंजीकरण होना जरूरी है। बात सबके एकदम क्लियर हो गया? इसके बाद में कुछ ऐसे भी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का विभाजन कर सकते हैं, सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र। सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र, तो देखिए गवर्नमेंट सेक्टर से क्या अभिप्राय है? ऐसे क्षेत्र जिनका मालिकाना हक सरकार के पास हो, ऐसे क्षेत्र जिनका मालिकाना हक सरकार के पास हो तो उनको हम कहेंगे सरकारी क्षेत्र। बात समझ गए? सरकारी क्षेत्र। और ऐसे क्षेत्र जो प्राइवेट लोगों के हाथ में हो उनको कहते हैं निजी क्षेत्र। बात समझ गए सभी? गवर्नमेंट सेक्टर का मतलब ऐसी मतलब इसको हम कह सकते हैं ऐसी कंपनियां जिनका मालिकाना हक सरकार के पास हो या कम से कम उनमें 51% से ज्यादा शेयर गवर्नमेंट के पास हो, या गवर्नमेंट हो चाहे केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पास हो। जैसे इसमें आप देखते हैं ना, महारत्ना कंपनी, नवरत्ना कंपनी, मिनी रत्ना कंपनी, तो ये सारी क्षेत्र सरकारी क्षेत्र होते हैं। और बाकी जितनी भी कंपनियां हैं जो प्राइवेट प्लेयर, प्राइवेट उद्योगपतियों की होती हैं, उनको निजी क्षेत्र कहा जाता है। बात सबके एकदम क्लियर? यानी इनका मालिक कोई व्यक्ति या कोई कंपनी होती है, लेकिन सरकारी कंपनी नहीं होती है। तो ये विभिन्न प्रकार के क्षेत्र थे, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो इसमें हमने पहले पढ़ा आर्थिक गतिविधियों के आधार पर विभाजन। तो इसमें मुख्यतः 3 विभाजन हमने किए, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। और उसके बाद में संगठित व असंगठित क्षेत्र तथा अंत में सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र। ये सरकारी और निजी क्षेत्र पर इस लेक्चर वीडियो के अंतर्गत ज़्यादा डिटेल नहीं की है, चूंकि जब हम सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां पढ़ेंगे पीएसयू, तो वहां इस पर डिटेल बात होगी कि ये सरकारी क्षेत्र कितने प्रकार के होते हैं, इनकी स्थापना क्यों की गई है, इनके उद्देश्य क्या थे और इनकी विफलता के क्या कारण है, इनमें आजकल विनिवेश की चर्चा क्यों हो रही है, क्या विनिवेश किया जाना चाहिए अथवा नहीं किया जाना चाहिए, इस पे हम चर्चा करेंगे। और निजी क्षेत्र के ऊपर डिटेल
डिटेल चर्चा हम कहाँ करेंगे, शेयर बाजार जब आपसे पढ़ा जाएगा तो आपसे ये बताया जाएगा निजी क्षेत्र क्या होता है, कितने प्रकार की कंपनियां होती है, प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ये क्या होती हैं और इनके बारे में सारी जानकारी कंपनी एक्ट 2013 भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो आप सब समझ लेंगे। तो आशा है आज का ये क्लास आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए, पढ़ाई कीजिए। थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों।